यह क्या बकवास है? उसने झल्लाहट में खुद से पूछा, लेकिन अनजाने में चिल्लाकर कह दिया। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। उनका चेहरा हमेशा बेदाग रहा था, और यह आदर्श चेहरा उन्हें तांग संप्रदाय के दिव्य पुत्र और दुनिया के सबसे वांछित व्यक्तियों में से एक के रूप में चित्रित करता था। लेकिन अब उन दो गहरे घावों ने उसके खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह से दागदार कर दिया, और वे लगभग उस पार तक चले गए। यह एक क्षण के लिए वह कुछ उदास महसूस करने लगा। उसे अपने परिवार और अपनी प्यारी पत्नियों के सामने खुद को इस तरह दिखाने में बहुत शर्म आएगी। वह उनके चेहरे पर कैसे देख सकता था? उसके दिव्य पुत्र के पास संभवतः ऐसे निशान कैसे हो सकते हैं? यह उनका मजाक है और उनकी प्रतिष्ठा पर दाग है। उस क्षण उसे याद आया कि इन घावों का कारण क्या हो सकता था। जिस क्षण रेन जियो रसातल में कूदा, विभिन्न तीव्रता की बड़ी संख्या में क्षमताओं ने उसे जोर से मारा और उसे कई बार रसातल की दीवारों से टकराकर उनसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ये वह क्षण था। उसने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। तुम बेकार कमीने, कमीनों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस समय तांग यिन जोर जोर से चिल्लाया और लगातार पानी को पीटता रहा। कमीने, कमीने, कमीने। उसने पानी पर जो भी प्रहार किया वह उसके मुंह से निकलने वाला एक और अपमान था। यह उनकी प्रतिष्ठा का अपमान है। तांग संप्रदाय के कुलपति के पुत्र की प्रतिष्ठा का गंभीर अपमान। उसके नाम पर ईशनिंदा। उसका गुस्सा बढ़ता रहा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक परेशान होता जाता। लेकिन इस बार उसे शांत होना पड़ा। व्यर्थ गुस्सा करने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी तक जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी। यही कारण था कि वह शांत हो गया और सोचने लगा। ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं थी। निशानों को ठीक करना असंभव नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार का निशान है, इसे किससे बनाया गया है, तथा कोई कितना खर्च करने को तैयार है। इसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक हड्डियों से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन उन्हें इस तरह से ठीक करने के लिए मुझे एक स्पिरिट बोन की आवश्यकता है, जिसे मेरी दुनिया में भी प्राप्त करना कठिन है। खैर, ऐसा भी था। उन्होंने तुरंत इन निशानों को मिटाने की संभावनाओं और तरीकों पर विचार किया। चूंकि वे गहरे निशान थे और हाल ही में बने थे, इसलिए उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। लेकिन एक समस्या थी। यदि ये निशान उन दीवारों के कारण बने होते जो 19 लेवल एबिस ऑरा में नहाई हुई थीं, तो इनमें से कई तरीके बेकार होते। तांग यिन ने भौहें सिकोड़ कर सोचा। अरे उन बेचारे कमीनों। उस पल उसका गुस्सा फिर से खिलने वाला था, लेकिन वह जानता था कि खुद को कैसे शांत करना है। सच है, यह उसे मजबूत बनने से नहीं रोकेगा, लेकिन वह हमेशा एक दिव्य पुत्र था, जिसे अपनी प्रतिभा और सुंदरता पर गर्व था। वह लोगों के सामने खुद को इस तरह कैसे दिखा सकता था? इन दो गहरे घावों, जो जल्द ही निशान बन जाएंगे, ने वास्तव में उसे पीड़ित कर दिया, क्योंकि वे उसके गौरव के स्रोतों में से एक पर दाग लगाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि इसे ठीक करने के ज्यादा तरीके नहीं हैं। उसके सामने आने वाली संभावनाओं में से एक इसे दूसरे की तुलना में अधिक संभावित मानता है। लक्ष्य एक निश्चित आध्यात्मिक जानवर को ढूंढना, उसे मारना और उसकी आध्यात्मिक हड्डी प्राप्त करना है। समस्या यह है कि यह कोई साधारण आध्यात्मिक हड्डी नहीं हो सकती। यह उरोस्थी, रीढ़ या चेहरे की हड्डियों में से एक की आध्यात्मिक हड्डी होनी चाहिए। और यह एक जटिल आध्यात्मिक जानवर है जिसे खोजना कठिन है। यहां तक कि उनकी दुनिया में भी इसे दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि यह जानवर जो भी आध्यात्मिक हड्डियां गिरा सकता है, उनमें पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है। इसे एक ऐसा दिव्य जानवर माना जाता है जिसे ढूंढना कठिन है, लेकिन ये सबसे संभावित विकल्प है जिसके बारे में वह अभी सोच सकता है। जब तक कि वह अपनी दुनिया में पहुंचने तक इंतजार नहीं करना चाहता था, वहां उसके पास कई रास्ते थे। लेकिन समस्या यह है कि वह अपनी पत्नियों के सामने इस तरह नहीं दिखना चाहता। वह बहुत निराश था, लेकिन फिर उसने व्यवस्था के बारे में सोचा। इस चीज ने उसे बताया था कि यह उसके अस्थि आत्मा शरीर को बहाल करने में लगने वाले समय को काफी कम कर सकता है, ताकि वह फिर से खेती कर सके। शायद वह जानता था। उसने सोचा और जल्दी से कुछ उत्साह के साथ पूछा, अरे सिस्टम, क्या आप मेरे चेहरे से इन घावों या निशानों को गायब करने का कोई तरीका जानते हैं? उसने उत्साह से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था उसे कष्ट देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने 10 सेकंड बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। न ही 30 सेकंड, 1 मिनट, और तांग यिन अधीर होने लगा। अरे, जैसे ही वह दोबारा बोलने वाले थे, सिस्टम ने जवाब देने का फैसला किया। इसके कई तरीके हैं, लेकिन मेरे वर्तमान संस्करण में ऐसा करना संभव नहीं है। आपको मुझे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक होने का मौका देखकर तांग यिन ने अपना उत्साह बढ़ाया और सिस्टम को घूरने लगा। मैं आपको कैसे अपग्रेड करूं? मुझे क्या करना या इकट्ठा करना होगा? उसने अधीरता से पूछा। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला था। अगर इस चीज को ठीक करने के तरीके भी होते, तो भी उसके चेहरे पर वह निशान बना रहता। उसे इसे पूरी तरह से ठीक करने का एक तरीका खोजना होगा। सिस्टम को प्रतिक्रिया देने में फिर से समय लगा, जिससे तांग यिन और भी अधीर हो गया। आप मुझे अपनी वर्तमान स्थिति में अपग्रेड नहीं कर सकते।
आपको अपनी खेती का स्तर बढ़ाना होगा और फिर अपग्रेड मिशन पूरा करना होगा। तांग यिन ने अपना उत्तर पढ़ते हुए भौहें सिकोड़ ली। वह जानता था कि वह इस समय अपनी बुरी भावनाओं में नहीं बह सकता और उसे चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और पहले स्नान करने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर कई अन्य निशान देखे जो पिछले वर्ष बने थे, लेकिन इन निशानों को अधिक आसानी से मिटाया जा सकता था क्योंकि उनमें उस जगह की आभा नहीं थी। हालांकि ये निशान उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। यदि वे एक दिव्य पुत्र के रूप में उसकी सुंदरता और प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करते तो उसे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उसके चेहरे पर जो है, तांग यिन के लिए उनका होना अपमानजनक था, क्योंकि वह हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंत तक एक दिव्य पुत्र के रूप में अपने गौरव को किसी भी अन्य चीज से पहले रखा। केवल एक ही चीज थी जिसके लिए वह उस गर्व को एक तरफ रखने को तैयार था, और ये उसकी महिलाएं थीं जिनसे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन अब उसका अभिमान धूमिल हो चुका था, कम से कम उसकी नजर में तो ऐसा ही था। खैर, कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे पर इस तरह की चोट नहीं देखना चाहेगा, इसलिए यह बहुत संभव है कि दूसरों की नजर में ये पहले से ही एक बड़ा दाग माना जाता है जिसे वह न जाने कितने समय तक अपने साथ रखता है। वह स्वर्ग का प्रिय और प्रिय ब्रह्मांड में अद्वितीय दिव्य आत्मा के साथ पैदा हुआ, क्या उसके इतिहास में ऐसा कोई दाग होगा? बकवास, वे कमीने। इसका एहसास किए बिना रेन जियो की अपने दुश्मनों के प्रति नफरत इन घावों के माध्यम से उस तक स्थानांतरित हो रही थी। फिर भी अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। उसने रेन जियो से वादा किया कि वह अपने दुश्मनों को नष्ट कर देगा और उसका और उसके परिवार का बदला लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास उन्हें मारने का उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा सोचते ही तांग यिन के चेहरे पर फिर से ठंडी और क्रूर मुस्कान चमक उठी। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो मुस्कान खिली थी वही मुस्कान फिर से उभर आई, लेकिन इस बार चांदनी रात में और उसके चेहरे से खून बह रहा था। ये और भी भयानक लग रहा था। तुम कमीनों, तुम मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। हे। तांग यिन भयावह रूप से मुस्कुराया और पास के पेड़ों को देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। चांदनी ने उसे पूरी तरह से रोशन कर दिया। बस रुको कमीनों, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं, उन्होंने कहा और कई गहरी सांसें ली। मन ही मन वह सोचने लगा था कि अपने चेहरे पर इस दोष को कैसे छुपाया जाए। फिर वह नहाने लगा और अपने कपड़े धोने लगा जो दागदार और गंदे थे। संक्रमित कपड़े पहनने से उसके घावों को कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद तांग यिन झील के किनारे एक विशाल पत्थर पर बैठा था जबकि उसके कपड़े उसके बगल में थे। जब उसने उन्हें धोया तो वह कुछ भूल गया था। पहली बात तो ये कि वहां सूर्य नहीं था और दूसरी बात ये कि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इसका मतलब यह था कि वह इसे सुखा नहीं सकता था, इसलिए अभी वह नंगा था और उसके शरीर पर कुछ बड़े पत्ते लगे हुए थे। अरे सिस्टम, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? तांग यिन ने गुस्से से पूछा। पानी में कूदने से पहले आपने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगा कि आप पहले से ही जानते हैं और आपके पास कोई विकल्प भी है, सिस्टम को जवाब दिया। इसके बाद तांग यिन ने कुछ देर तक संदेश को देखा, फिर उससे दूर देखा और केवल एक आह ही भर सका। खैर, यह एक चूक थी। उसने सोचा, क्या इसे तेजी से सुखाने का कोई तरीका है? ऐसा लगता है कि आपके पास वहां खजाने हैं, आप मुझे एक ऐसा खजाना क्यों नहीं देते जो काम करेगा? मैं केवल मिशनों के माध्यम से ही खजाने प्रदान कर सकता हूं। क्या तुमने मुझे कुछ समय पहले एक नहीं दिया था? यह एक विशेष स्थिति थी। इसके अलावा वह खजाना आपको प्रशासक द्वारा दिया गया था। प्रशासक? बातचीत के इस बिंदु पर तांग यिन आश्चर्यचकित हो गया और उसने सवाल पूछा। यह आपके शरीर से जुड़ी स्वतंत्र आत्मा है, मेजबान। जब आप अपने दिमाग में आवाज सुन सकते हैं तो इसका मतलब है कि प्रशासक जाग रहा है। यदि आप इसे सुन नहीं सकते हैं और केवल ये संदेश देख सकते हैं तो ये सिस्टम प्रतिक्रियाएं हैं। तब तांग यिन आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। सिस्टम का तंत्र उसे काफी जटिल लग रहा था, लेकिन अभी उसे इसकी परवाह नहीं थी। कुछ और था। मुझे लगा कि मैंने कुछ समय पहले देखा था कि सिस्टम ने खुद को सिस्टम ऑफ ऑल थिंग्स कहा था, लेकिन उससे पहले इसने खुद को डोमिनेशन सिस्टम के रूप में पेश किया था। तो फिर आपका असली नाम क्या है? क्या प्रशासक ने ये नाम दिया? तांग यिन ने पूछा। ये बात उसे कुछ समय से परेशान कर रही थी। सिस्टम को जवाब देने में कुछ समय लगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं, वह बोला। तभी तांग यिन ने उसके दिमाग में आवाज सुनी, इसलिए उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई। तो क्या आप प्रशासक हैं? उसने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं इसे प्रभुत्व प्रणाली क्यों कहता हूं? बेशक, यही सवाल मैंने पूछा था। ये काफी आसान है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, इस प्रणाली को जो पहला नाम दिया गया था वह था सभी चीजों की प्रणाली। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये नाम बेकार है। इसलिए समय के साथ मैंने इसे एक प्रमुख प्रणाली के रूप में अनुकूलित करने का निर्णय लिया। एक जो भय पैदा कर सकता है, एक प्रभुत्व प्रणाली। इसलिए नया नाम। महिला की आवाज ने गर्व से उत्तर दिया।
वह हमेशा सोचता था कि उसका उसका विचार अद्भुत था। तब तांग यिन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिससे उन्हें अच्छे तरीके से आश्चर्य हुआ हो, यदि बुरे तरीके से नहीं। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि जिस कारण से उसने इसे बदला वह हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण था। लेकिन कुछ तो समझ में आया। आखिरकार सिस्टम ऑफ ऑल थिंग्स नाम भयानक लगता है। ठीक उसी क्षण बाकी स्थान जिनका नाम सिस्टम ऑफ ऑल थिंग्स था, उन्हें वास्तविक समय में डोमिनेशन सिस्टम से बदल दिया गया। तांग यिन को इसकी परवाह नहीं थी कि यह कैसे किया गया, इसलिए उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। वह लंबे समय से सिस्टम नामक इस चीज से आश्चर्यचकित थे, लेकिन इस समय उनके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें थीं, इसलिए प्रश्न बाद के लिए छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह उन्होंने पूरा 1 घंटा अलग अलग चीजों के बारे में सोचने में बिताया। अरे ठीक उसी क्षण उसके दिमाग की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। क्या? उसने पूछा। आप अपने कपड़े इन्वेंट्री में क्यों नहीं डालते? उसने पूछा। मैं उन्हें किस लिए रखूंगा? वे गीले हैं। तांग यिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यदि आप इसे इन्वेंट्री में रखेंगे तो ये तेजी से सूख जाएगा। यह सुनकर और संदेश को अपने सामने आते देखकर तांग यिन स्तब्ध रह गया और उसने संदेश को घूर कर देखा। किसी कारणवश जैसे जैसे समय बीतता गया और तांग यिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, संदेश थोड़ा दूर होता गया, मानो वह डर गया हो। लगभग 2 मिनट बाद तांग यिन चिल्लाया। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही, कमीने? वह लगातार सिस्टम को डांटते हुए चिल्लाया, लेकिन सिस्टम ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद तांग यिन ने गहरी सांस ली और कपड़ों को सूची में रख दिया। इसे सूखने में कितना समय लगेगा? थोड़ी देर बाद उसने पूछा। लगभग 30 मिनट, लगभग, उसने उत्तर दिया और तांग यिन ने सिर हिलाया। इसके सूखने के बाद हम चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस जगह पर शहर कहाँ होगा, लेकिन अगर हम पैदल नहीं चलेंगे तो हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तांग यिन ने कहा और कुछ चीजों की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसने विभिन्न पेड़ों से कई हरी पत्तियां और उनमें से कुछ लकड़ियां ली और लगभग 40 मिनट में वह एक कंटेनर के साथ तैयार हो गया जिसमें अच्छी मात्रा में पानी रखा जा सकता था और जो उसे काफी देर तक चलने की अनुमति देता था क्योंकि इसका वजन कुछ भी नहीं था। इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसे अपने कुछ कपड़े फाड़ने पड़े क्योंकि उसे कुछ चीजें बांधने की जरूरत थी, लेकिन यह अच्छी तरह से फिट हो गया और पानी बाहर नहीं गिरा। काम पूरा होने के लगभग 5 मिनट बाद वह फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़ा। ... और इस तरह 4 घंटे पैदल चलना बीत गया। तांग यिन पहले से ही चलने से काफी थक चुका था, लेकिन वह अभी भी रुकना नहीं चाहता था। अपनी सैर के दौरान उसने शेरों और बाघों जैसे जंगली जानवरों की अलग अलग दहाड़ें सुनी थी, लेकिन किसी आत्मा जानवर की दहाड़ नहीं सुनी थी, और यह समझ में आया। स्पिरिट बीस्ट्स 19 स्तरीय रसातल के पास नहीं जाते थे, वे उस खतरनाक गंध को सूंघ सकते थे और इसीलिए वे इस जगह से दूर रहते थे। यह उसके लिए अच्छी खबर थी, इसलिए वह जरा भी नहीं रुका। लेकिन उस पर पानी पर इतना अधिक भार होने के कारण चलना इतना आसान नहीं था। यह सौभाग्य की बात है कि यह शरीर अच्छी तरह से मांसपेशियों से मजबूत था और इसमें पर्याप्त सहन शक्ति थी, लेकिन यह उतना नहीं था जितना तांग यिन ने उम्मीद की थी। लगातार 4 घंटे चलने के बाद वह पहले से ही काफी थक गया था। कुछ समय पहले वह एक जंगल से बाहर आया था और अब वह दूसरे जंगल में प्रवेश कर रहा है। वह नहीं जानता था कि इस जगह पर इतने सारे जंगल क्यों हैं, क्योंकि रेंजियो की स्मृति में इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यद्यपि इन स्थानों में प्रवेश करना खतरनाक था क्योंकि वहां जहरीले सांप हो सकते थे, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। उसके दाहिनी ओर 19 स्तरीय खाई थी और बाईं ओर संभवतः वे लोग थे जिन्होंने रेन शियाओ की हत्या की थी। दोनों में से कोई भी अस्तित्व ऐसा था जिसे इस समय वह अपमानित नहीं कर सकता था। वह केवल सीधा चल सकता था। लेकिन जब वह इस जंगल में दाखिल हुआ और पहले 40 पेड़ों को पार किया, तो इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि इस जगह पर अंतहीन पेड़ लग रहे थे। वह दूसरी तरफ जो पाया उससे आश्चर्यचकित था। चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ हरी रोशनी ने पहले तो उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसने सोचा कि उसे बांस का जंगल मिल गया है, लेकिन यह थोड़ा अलग था। हे भगवान, प्राचीन आत्मा बांस का जंगल, उसने सदमे में कहा, लेकिन जल्दी से उसकी ओर भागा। यह प्राचीन आध्यात्मिक बांस का एक छोटा सा जंगल था। हर जगह यह अलग अलग आकार के बांसों से भरा हुआ था। प्राचीन आध्यात्मिक बांस वन को आखिरी बार देखे हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए तांग यिन इस स्थान को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह निस्संदेह सुंदर था, भले ही यह छोटा था। प्राचीन आध्यात्मिक बांस मूलतः निष्क्रिय आध्यात्मिक जानवर हैं। निष्क्रिय होने के कारण यदि आप उन्हें मारते हैं तो वे आत्मा की हड्डियां प्रदान नहीं करते हैं, जो इस मामले में काटने जैसा होगा, लेकिन उदाहरण के लिए उनका उपयोग कीमिया और चिकित्सा में कई चीजों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, क्योंकि वे अत्यंत कठोर होते हैं, वे बाह्य आध्यात्मिक हथियार या कवच बनाने के लिए द्वितीयक सामग्री के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। तांग यिन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाने की कोशिश की कि यहाँ कितना बांस है और वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि उसने 500 से अधिक बांस देखे, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में लंबे थे।
यद्यपि यदि कोई यह सोचे कि वे बांस हैं, तो ये संख्या बहुत अधिक नहीं लगती, क्योंकि उनके जंगलों में आमतौर पर हजारों हजारों बांस होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह काफी बड़ी राशि है, क्योंकि वे सामान्य बांस नहीं हैं, वे प्राचीन प्रकार के आध्यात्मिक बांस हैं। उनके पास बढ़ने के लिए विशेष परिस्थितियां हैं। उनमें से प्रत्येक को देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 30 से 500 वर्ष के बीच है। यद्यपि बनाए जा सकने वाले हथियार सीमित हैं, लेकिन यदि इस स्थान को उनके उपयोग के बारे में पता है, तो उन्हें उचित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। तांग यिन ने सोचा और उनमें से कुछ को लेने का कोई तरीका सोचने लगा। आखिरकार, यदि आपके पास पर्याप्त खेती नहीं थी तो उन्हें काटना काफी कठिन था। चूंकि 500 साल पुराना प्राचीन आत्मा बांस 500 साल पुराने आत्मा जानवर के बराबर है। एक और दूसरे के बीच एकमात्र अंतर यह है कि आत्मा जानवर हमला कर सकता है और आत्मा बांस एक निष्क्रिय प्रकार का जानवर है। इसमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह हिल नहीं सकता है। लेकिन ये बेहद कठिन है, ठीक है। जब वे बहुत उच्च खेती के स्तर तक पहुंचते हैं, तो हाँ, वे हमला कर सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में वे हानिरहित होते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही कारण था कि तांग यिन ने जल्दी से अपनी पानी ले जाने वाली टोकरी इस जगह के बीच में रख दी और जल्दी से जंगल से सूखी शाखाएं लाने चला गया। उसने जल्दी से अच्छी मात्रा में और कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी की, फिर कुछ पत्थर पकड़े और जल्दी से उस स्थान पर लौट आया जहां बांस थे। यह एक बड़ा बदलाव है, इस जंगल का पर्यावरण और छोटे बांस के जंगल का पर्यावरण। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस लौट आया। बेशक वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से बात कर रहा था। फिर उसने अपना सब कुछ जमीन पर रख दिया और आग जलाने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने हलचल सुनी, इसलिए वह पूरी तरह से सतर्क हो गया। कदम। उसने बेहतर सुनने के लिए सोचा और अपने कानों को केंद्रित किया। ये कदम। उसने आश्चर्य से सोचा, जब उसने दौड़ते हुए एक व्यक्ति के कदमों को महसूस किया, तो वह बांस के जंगल के अंदर नहीं था और वह एक जानवर से दूर भाग रहा था। उनके लिए देर रात इस जगह पर हलचल देखना पहले से ही आश्चर्य की बात थी। लेकिन इससे भी अधिक उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति का पीछा कोई जानवर कर रहा होगा। हालांकि तांग यिन के पास अब खेती नहीं थी, लेकिन जब वह अपनी दुनिया में था तो उसे एक बहुत ही खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से अपनी इंद्रियों को उच्चतम स्तर तक विकसित किया। तांग यिन के शब्दों में, उसका स्वामी साधना और उग्रवाद का एक पागल कमीना है, और वह सही है। वास्तव में, उसके स्वामी ने उसे 1000 से 300,000 वर्षों की साधना के साथ आत्मिक पशुओं के साथ एक जंगल में प्रशिक्षित किया था, जिसमें उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीलबंद थी। उन्होंने अपनी शिकार क्षमता को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया। जब 300,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट्स ने उनका पीछा किया, उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा भी नहीं था, क्योंकि इसे उनके मालिक ने सील कर दिया था। इसके अलावा, उस क्षण की निगरानी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए एक गलत कदम से उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उसके लिए ये जानना आसान हो गया कि कौन दौड़ रहा है, और उसने ये भी सोचा कि यह किस तरह का जानवर हो सकता है। लेकिन तांग यिन को एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की आशा दिखी जो उसे बता सके कि इस स्थान पर शहर कहाँ है, इसलिए उसने तुरंत बचाव के लिए पहले से प्राप्त एक खूंटी पकड़ ली और चुपचाप उस स्थान की ओर भाग गया। जैसी कि उम्मीद थी, ये व्यक्ति बांस के जंगल से बाहर नहीं भाग रहा था, बल्कि इस जंगल की ओर भाग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, एक छोटा जंगली रात्रि शेर इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। तांग यिन ने सोचा कि वह छिप गया है ताकि किसी का ध्यान न जाए। जंगली रात्रि शेर जंगली जानवरों में शेरों का एक कष्टप्रद प्रकार है, क्योंकि उनमें बिना किसी की नजर में आए इधर उधर छिपने की अपार क्षमता होती है, खासकर रात में, जहां यह उनका क्षेत्र होता है। लेकिन एक रात्रि शेर, भले ही वह जंगली हो, रसातल की खतरनाक गंध को सूंघने में सक्षम होना चाहिए। यही बात तांग यिन को आश्चर्यचकित करती है कि वह इस स्थान पर क्यों था। लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जो दौड़ रहा था। वह एक महिला थी और उसकी तेज दौड़ के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। तांग यिन धैर्यपूर्वक उस लड़की के उसके पास आने और जंगली शेर को मारने का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं आज रात मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन स्वर्ग की कुछ और ही योजना है। तांग यिन ने शरारती मुस्कान के साथ सोचा, फिर जल्दी से अपने घावों को ढकने के लिए अपने चेहरे पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध लिया, जिसे वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था, और अपने पास मौजूद खूंटे को कसकर दबा लिया। 3, 2, 1। अब उस समय तांग यिन मन ही मन चिल्लाया और जल्दी से बांस से बाहर निकलकर नाइटलैंड की ओर भागा, जो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने करीब कोई व्यक्ति छिपा होगा। उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी और उसने उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तांग यिन ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। यह उनकी हंटर की उपाधि का अपमान होगा। इसलिए वह तुरंत शेर पर झपटा और बड़ी ताकत के साथ खूंटे को उसकी गर्दन के पीछे से ऊपर से नीचे तक घुसा दिया। फिर तुरंत जहां वह था वहां से जोर से कूदकर शेर के पास पहुंचा, जिसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। वह खूंटे के ठीक ऊपर गिर गया और उसे और अंदर धकेल दिया। खूंटे ने सीधे इस शेर के कमजोर बिंदु को छेद दिया और उसे मार डाला।
तांग यिन ये देखकर मुस्कुराया और खुद को शेर के कुचले हुए सिर से खींच लिया। इस जीव का खून और दिमाग हर जगह बिखरा हुआ था, लेकिन तांग यिन को इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा करने के बाद उसने देखा कि लड़की कहाँ थी, जिसने जैसे ही उसे देखा और देखा कि वह क्या कर रहा था, दौड़ना बंद कर दिया और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये देखकर दंग रह गई कि जैसे ही यह आदमी प्रकट हुआ, शेर मर गया था। तांग यिन फिर उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा देखकर दंग रह गया। अरे, वह बहुत सुंदर है, वह आश्चर्य से मन ही मन सोचने लगा। तांग यिन अपने सामने की सुंदरता से प्रभावित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में उसका सामना करने वाला पहला व्यक्ति इतना सुंदर होगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी सुंदरियां नहीं देखी थीं, वास्तव में उसकी पत्नियां और मंगेतर बिल्कुल सुंदरियां हैं। उसके सामने खड़ी यह महिला भले ही बेहद खूबसूरत है, उसकी किसी भी पत्नी या मंगेतर से तुलना नहीं कर सकती। लेकिन हालांकि यह सच है, तांग यिन एक ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया की सुंदरता का प्रेमी रहा है। और इस दुनिया की सुंदरता विभिन्न चीजों से बनी है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्य, तारों वाले आकाश के सुंदर दृश्य आदि हो सकते हैं। इनमें से एक खूबसूरत महिला का प्रतिनिधित्व करने वाला सुंदर परिदृश्य ही उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि उनकी नजर में ये दुनिया की सबसे महान कलाकृति है। इसीलिए अपने सामने इस महिला से भी अधिक सुंदर महिलाओं को देखने के बावजूद उसे अभी भी आश्चर्यचकित होना पड़ा और इस खूबसूरत महिला की सुंदरता की प्रशंसा करनी पड़ी। यद्यपि उसमें परिपक्वता का वह भाव नहीं था जो तांग यिन को हमेशा पसंद होता है, लेकिन वह निस्संदेह एक खूबसूरत महिला थी। हालांकि वह इतने लंबे समय तक इस चीज से दूर भागने के कारण थोड़ी गंदी थी, लेकिन इससे उसकी सुंदरता छिप नहीं सकी। जब महिला ने ये देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। यद्यपि तांग यिन ने अपने चेहरे के एक हिस्से को ढकने वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से को देखकर ही वह बता सकती थी कि उसका चेहरा एकदम सही था। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा था। इससे वह आश्चर्यचकित हो गई। इसके अलावा एक और बात जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वह तांग यिन से आने वाली साधना को महसूस नहीं कर सकी। क्या वह एक सामान्य व्यक्ति है? असंभव, वह एक शेर को ऐसे ही मार सकता है, बस एक सेकंड में। वह अवश्य ही एक महान कृषक होगा, उसने आश्चर्य से सोचा। फिर तांग यिन उसके पास आया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस, क्या आप उठना चाहेंगी? उस गंदे फर्श पर इस तरह बैठना अच्छा विचार नहीं है, हो सकता है कि आसपास कोई सांप हो, तांग यिन ने कहा। फिर उसने नीचे देखा और महसूस किया कि जिस समय उसने मृत शेर को देखा, उसी समय वह थकावट के कारण जमीन पर गिर गई थी। इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और उठ खड़ी हुई। ओह, मुझे क्षमा करें, यंग मास्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम हुआंग फे फेई है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद तांग यिन ने उसकी ओर सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस हुआंग, मेरा नाम तांग यिन है, तांग यिन ने कहा। वह देख सकता था कि यह युवती प्रथम साधना क्षेत्र अर्थात शारीरिक आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। वह मजबूत नहीं थी, लेकिन उसे इस शेर को मारने में सक्षम होना चाहिए। वह ये नहीं बता सका कि वह क्यों भाग रही थी। लेकिन ठीक उसी समय उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आंकड़ों के साथ एक सिस्टम संदेश सामने आया। डिंग, एक संभावित शिष्य या हरम सदस्य का पता चला है। एक मिशन जारी किया गया है। दिए गए समय के भीतर हुआंग फे फेई को अपने हरम का शिष्य या सदस्य बना ले। समय 1 वर्ष। उसे शिष्य बनाने के लिए पुरस्कार, यादृच्छिक रैंक का एक बाहरी आध्यात्मिक हथियार, एक यादृच्छिक कीमिया नुस्खा और 200,000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के। उसे हरम सदस्य बनाने के लिए पुरस्कार, एक आध्यात्मिक कॉलिंग टोकन, यादृच्छिक रैंक का एक बाहरी आध्यात्मिक हथियार, 2 यादृच्छिक कीमिया व्यंजन और 200,000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के। पहले पूर्ण मिशन के लिए पुरस्कार, एक अल्केमिकल फायर रूलेट स्पिन। असफलता के लिए दंड, आप मूर्ख होंगे जो एक सुंदर महिला को अपने हरम का सदस्य या अपना शिष्य बनाने में विफल रहे। आपको तदनुसार एक शीर्षक प्राप्त होगा। आपको कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। शुभकामनाएं, मेजबान। सिस्टम से दिखाई देने वाले इस पहले टैब ने उसे पढ़ना समाप्त करने पर आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर सिस्टम क्या सोच रहा था? मिशन पढ़ते समय वह आश्चर्य से सोचने लगा। उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह प्रणाली उन्हें किस प्रकार का मिशन देगी, इसके बारे में विशिष्ट नहीं है, जिसके कारण यह अजीब मिशन देगी और जब मन करेगा तब देगी, लेकिन उन्हें इस प्रकार के मिशन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे भी अधिक वह पुरस्कारों से आश्चर्यचकित था। मुझे नहीं पता कि 200,000 सिक्के कितने हैं, लेकिन आत्मा हथियार और कीमिया नुस्खा, चलो यह मेरे लिए काम करता है। तांग यिन ने पहला भाग पढ़ते समय मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन जब उसने उसे अपने हरम का सदस्य बनाने के लिए पुरस्कार पढ़ा, तो वह पहले पुरस्कार से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या इस चीज में सचमुच स्पिरिट कॉलिंग टोकन है? उसने आश्चर्य से सोचा। यह एक टोकन है जो इसके धारक को किसी की युद्ध भावना को बुलाने की अनुमति देता है, चाहे वे कहीं भी हो।
यह एक टोकन है जिसके दो सिरे होते हैं, एक समनकर्ता के पास होता है और दूसरा बुलाए जाने वाले के पास होता है। एक बार जब समरनर टोकन को सक्रिय करने के लिए अपने रक्त का उपयोग करता है, तो समन किए गए व्यक्ति को टोकन के माध्यम से उस स्थान पर अपनी युद्ध भावना भेजने के लिए एक अलर्ट प्राप्त होगा और वह समनकर्ता के साथ संवाद करने या खतरे में होने की स्थिति में उसका बचाव करने में सक्षम होगा। यह आमतौर पर बचाव के रूप में या ये सचेत करने के लिए कार्य करता है कि आप खतरे में हैं, या व्यावहारिक रूप से कुछ ऐसा ही एक कनेक्शन टोकन है। लेकिन इस वस्तु के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि इस टोकन का उपयोग करना खतरनाक है, क्योंकि यदि बुलाया गया व्यक्ति उस समय लड़ रहा है तो वह मर सकता है, क्योंकि टोकन उसे बुलाने वाले के पास ले जाने के लिए खींचेगा और उसे अपने शरीर को साधना की स्थिति में रखने के लिए मजबूर करेगा। तांग यिन ने इस मिशन पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ सूझा और उसका मूड स्पष्ट रूप से खराब हो गया। एक पल के लिए वह भूल गया था कि वह अब अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। यदि यह सिर्फ उसे अपने हरम में शामिल करने के लिए था, तो उसका ज्ञान और सुंदरता पर्याप्त होनी चाहिए। मैं इस जगह पर किसी तरह के भावुक रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वे चीजें जंजीरें हो सकती थी। लेकिन अब जाहिर है भाग्य उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि अब जब वह आहत था तो किसी को उसके साथ रहने के लिए सहमत करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह व्यक्ति उससे प्यार करने लगे। अंत में तांग यिन ने मन ही मन आह भरी, कोई फायदा नहीं, ऐसी कोई गंभीर सजा भी नहीं है, उसने सोचा। तभी उसे याद आया कि उसने लड़की का हाथ पकड़ रखा था और वह थोड़ी उलझन में उसकी ओर देख रही थी। यह है युवा मास्टर, उसने असहजता से अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश करते हुए पूछा, जो तांग यिन के हाथ के बीच मजबूती से बंधा हुआ था। तांग यिन ने यह देखा और कुछ शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया, क्योंकि उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मुझे खेद है मिस, तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मेरा ध्यान थोड़ा भटका दिया, उसने तुरंत जवाब दिया और वह बस मुस्कुरा दी। सर, क्या आप रात के इस समय बांस के जंगल के पास यहाँ हैं? उसने पूछा और तांग यिन ने उसकी ओर सिर हिलाया। हाँ, चूंकि जंगली जानवर प्राचीन आध्यात्मिक बांस के जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रात बिताने का फैसला किया, लेकिन मुझे रात के इस समय इन हिस्सों में किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी, तांग यिन ने कहा, और उसने सिर हिलाया क्योंकि यह बात समझ में आ गई। वह ठीक इसी कारण से यहाँ भागी थी। फिर तांग यिन ने बातचीत को थोड़ा मोड़ने और अधिक सृजन करने के लिए पीछे मुड़कर मृत शेर को खींचना शुरू कर दिया। क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आप इस छोटे जानवर से दूर भाग गए? ऐसा लगता है कि आप शारीरिक आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं, आपको इस तरह के शेर की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए, तांग यिन ने कहा और उसे बांस में खींचना शुरू कर दिया। ये जगह विभिन्न छोटे जानवरों द्वारा काफी अच्छी तरह से रोशन थी, जो उड़ते थे और जिनके पास छोटी रोशनी थी, साथ ही चांदनी बांस के बीच प्रतिबिंबित होती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, इसलिए वह कुछ शर्मिंदा होकर उसके पीछे चली गई। वास्तव में भले ही मैं इस स्तर पर हूं, मैं लड़ नहीं सकता, उसने शर्मिंदगी से कहा। यह सच है कि उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह अच्छे साधना स्तर पर थी, लेकिन बस इतना ही। वह मार्शल आर्ट नहीं जानती थी और उसके पास अभी भी पहली स्पिरिट बोन नहीं है, जिससे उसके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास लड़ने का कोई कौशल नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। तांग यिन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। तुम लड़ क्यों नहीं सकते? तांग यिन ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता, उसने अपना सिर नीचे करते हुए शर्मिंदगी से कहा। तब तांग यिन आश्चर्यचकित हो गया और उसे घूरने लगा, ये समझने की कोशिश करने लगा कि वह इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकती। पहली नजर में वह कई चीजें देख सकता था जो उसे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा साधक को, आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने से रोक सकती थी, लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक और सांख्यिकीय खिड़की सामने आई। हुआंग फे फेई सांख्यिकी। नाम हुआंग फे फेई। आयु 20 वर्ष। लिंग महिला। ऊंचाई 1.70। साधना क्षेत्र शरीर की आध्यात्मिक मजबूती 9वां स्तर। वास्तविक शक्ति शरीर की आध्यात्मिक मजबूती 9वां स्तर। आध्यात्मिक हथियार व्यापारी राजा का राजदंड आधा सोया हुआ। संबद्धता हुआंग मचेंट परिवार। पद परिवार के नेताओं की बेटी। सौंदर्य 9.1 अंक। कौशल आत्मा की हड्डियां शरीर प्राप्त हड्डियों की मात्रा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तांग यिन ने तब ये जानकारी पढ़ी और उसके पास मौजूद आध्यात्मिक हथियार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक राजा ग्रेड आध्यात्मिक हथियार, मैंने इसे कभी कैसे नहीं देखा। इस नए नाम को देखकर उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मूलतः उसकी दुनिया इस दुनिया से उन्नत दुनिया है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यह कई सारी दुनियाएं हैं जो एक विमान बनाती हैं, और तांग यिन ने किसी समय इनमें से कई दुनियाओं की यात्रा की थी, इसलिए उसे आसानी से देखने को मिले आत्मिक हथियारों की संख्या लाखों से अधिक हो गई। और यहाँ एक आत्मा हथियार था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
व्यापारियों के पास अपने आत्मिक हथियार कब से थे? ये किस लिए है? क्या इससे सोना मिलता है या क्या? उसने सोचा। लेकिन ये तथ्य कि वह आधी नींद में थी, उसे बता रहा था कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही थी। ऐसा सोचते हुए तांग यिन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखने के बाद सिर हिलाया और शेर के शरीर के साथ उस स्थान पर चला गया जहां वह आग जलाने जा रहा था। देखो, मैंने सोचा था कि मैं आज मांस नहीं खाऊंगा और यह छोटा लड़का मेरे पास आया। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने शेर को पकाने और उसे तैयार करने के लिए आवश्यक सभी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पहले उसका खून निकाला और अन्य प्रक्रियाएं की। हुआंग फे फेई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या तुम उस रात के शेर का मांस खाने जा रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तांग यिन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसे पास ही रहना पड़ा। उसने कुछ हद तक उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे किसी न किसी तरह उसका धन्यवाद करना ही था। इसके अलावा वह तांग यिन की आंखों में कोई द्वेष या यौन इच्छा नहीं देख सकी। वे खूबसूरत नीली आंखें थी जो उसे बाकी लोगों की तरह असहज महसूस नहीं कराती थी, इसलिए उसे उसके आसपास रहने में असहजता महसूस नहीं हुई। तांग यिन ने उसकी ओर देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हाँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। ये सच है कि इस चीज का मांस बहुत स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम नकचड़े नहीं हो सकते, है ना? उसने जवाब दिया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये बात मुझे कुछ हद तक समझ में आती है, उसने जवाब दिया और वे दोनों थोड़ा हंसे। सब कुछ तैयार करने के बाद तांग यिन ने शेर के मांस को भूनना शुरू कर दिया, हालांकि इससे पहले उसे उससे वह हथियार मांगना पड़ा जो वह इस मांस को काटने के लिए ले जा रही थी। इसे भूनने के बाद तांग यिन बैठ गया और हुआंग फे फेई को अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे अपना आध्यात्मिक हथियार दिखाओ। मुझे लगता है कि समस्या यही है कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, तांग यिन ने कहा। फिर उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसने सोचा कि इसी तरह विरोध करना असंभव था। किसी कारणवश वह सोचती थी कि तांग यिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और अपना आत्मिक हथियार दिखाया। यह एक सामान्य राजदंड जैसा दिखता है, लेकिन इसका कांस्य रंग और सुनहरी रेखाएं इसे एक अच्छा अंतर देती हैं। क्या यह एक उत्परिवर्तित हथियार है? तांग यिन ने इस चीज को गहराई से देखते हुए सोचा। यह वह क्षण भी था जब राजदंड के ठीक ऊपर एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी और तांग यिन एक पल के लिए घबरा गया। शिट सिस्टम, क्या आप हर बार ऐसा महसूस होने पर प्रकट होना बंद कर सकते हैं? तांग यिन ने गुस्से में सोचा कि वह राजदंड को इतनी ध्यान से देख रहा था कि जब वह सिस्टम विंडो दिखाई दी तो उसे एक पल के लिए डर लगा। उसने सोचा कि यह किसी तरह का हमला था। यह सोचकर कि वह अब इतना कमजोर हो गया है, कोई भी हमला उसे मार सकता है। क्या बेवकूफ है। एक बार जब आप किसी चीज को घूरते हैं तो सिस्टम सोचेगा कि आप उससे जानकारी मांग रहे हैं, इसलिए यह तुरंत आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे देगा। बच्चे मत बनो और हर चीज के बारे में घबराना बंद करो, सिस्टम का जवाब दिया। खैर, बल्कि प्रशासक, उसकी आवाज उपहासपूर्ण लग रही थी। तांग यिन ने प्रशासक द्वारा सूचना के संबंध में कही गई बातों को मन ही मन नोट कर लिया तथा बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह केवल वही बकवास करना जानता था जो प्रशासक, तांग यिन ने सोचा, जानता था। इसलिए शांत होने और हुआंग फे फेई की संदिग्ध निगाहों से बचने के बाद उसने सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने कहा कि यह सभी चीजों की एक प्रणाली है, तो ये गलत नहीं लगा। वह चीज अलग अलग चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। यह विरासत में मिला आध्यात्मिक हथियार नहीं था, लेकिन यह एक आध्यात्मिक हथियार था जिसे विरासत में प्राप्त किया जा सकता था। सिस्टम द्वारा उसे दी गई जानकारी के अनुसार यह आध्यात्मिक हथियार हुआंग फे फेई के माता पिता और पूर्वजों के परिणामस्वरूप आया था, जिन्हें हमेशा व्यापारी होने का शौक रहा है। वे अपने काम को किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी अधिक। उन्होंने अपने काम के प्रति इतना प्रेम महसूस किया है कि इस पीढ़ी में एक नया आध्यात्मिक हथियार बनाया गया है जिसका अब तक केवल एक ही वाहक है, हुआंग फे फेई। बात सिर्फ इतनी है कि हुआंग फे फेई को व्यापारियों के काम से कोई प्यार नहीं है और वह खेती को अधिक पसंद करता है, इसलिए हथियार अस्थायी रूप से निष्क्रिय है। यदि आप इसे देखें तो उसे जगाने का तरीका काफी सरल है, क्योंकि उसे केवल 2 खोजें करनी है। पहला ये कि उसे अपने पहले 1000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के अर्जित करने होंगे, और दूसरा ये कि उसे पहली आध्यात्मिक हड्डी प्राप्त करनी होगी। ये उसके आध्यात्मिक हथियार को जगाने के लिए केवल 2 आवश्यकताएं हैं। अब तांग यिन को पता नहीं है कि 1000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के कितने हो सकते हैं, इसलिए वह नहीं जानता कि इतनी राशि अर्जित करना कितना जटिल है। लेकिन तांग यिन चिंतित नहीं था। ये वह नहीं था जिसे अपने आध्यात्मिक हथियार को जागृत करना चाहिए था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चिंता नहीं करेगा। हालांकि इस मामले में उसने सिस्टम द्वारा उसे दिए गए पहले मिशन को पूरा करने का एक तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि अगर उसने इसमें उसकी मदद की तो शायद वह उसे अपना शिष्य बना सकता था। लेकिन सच तो यह है कि आत्मिक हथियार का वर्णन तांग यिन को गूंगा लगा था। हे भगवान, यह क्या बकवास है।
उसने सोचा, ये कैसे संभव है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पैसे से इतना प्यार करते हैं। लेकिन अंत में वह केवल अपना सिर हिला सका। खैर, पैसे से इतना प्यार करने से उन्हें किंग ग्रेड इनहेरिटेंस आध्यात्मिक हथियार बनाने में मदद मिली, जो पहले से ही अद्भुत है। लेकिन यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस खूबसूरत छोटी लड़की का जन्म ऐसे हास्यास्पद परिवार में हुआ। उसने सोचा, उसके लिए, जो अपने माता पिता, बहनों और भाइयों के प्यार में पला बढ़ा था, वह नहीं जानता था कि ऐसे परिवार में पैदा होना कैसा लगेगा, लेकिन वह जानता था कि यह दर्दनाक हो सकता है। लेकिन ठीक है, वह कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने बस अपने मन में उसके लिए शोक मनाया। और यह सब देखने के बाद तांग यिन ने आत्मा हथियार से दूर देखा और मांस को थोड़ा सा हिलाया ताकि वह दूसरी तरफ पक जाए। आज रात अग्निकुंड की गर्मी उन्हें अंदर खींच रही थी, इसलिए यह बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी तांग यिन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, वह इस विषय से शर्मिंदा था कि उसके आत्मिक हथियार का जन्म क्यों हुआ। आपका आत्मिक हथियार, मैं इसे कैसे कहूं, क्या ये काफी खास है? तांग यिन ने कहा। वह नहीं जानता था कि इस आत्मिक हथियार के बारे में अपनी बात कैसे व्यक्त करे। और इससे वह और भी अधिक भ्रमित हो गई। क्या मेरे आत्मिक हथियार में कोई समस्या है? उसने कुछ दर्द के साथ पूछा। वह हमेशा जानती थी कि किसी प्रकार की समस्या है, क्योंकि उसका आत्मिक हथियार किसी काम का नहीं लग रहा था। लेकिन तांग यिन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका स्पिरिट हथियार बहुत खास है। यह एक किंग ग्रेड स्पिरिट हथियार है, जिसे मचिंट किंग सेप्टर कहा जाता है। तांग यिन ने कहा और उसकी ओर थोड़ा देखा। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। एक किंग ग्रेड आध्यात्मिक हथियार, यह तो आश्चर्यजनक है। यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है जिसमें भविष्य में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। क्या मेरे पास सचमुच ऐसा कुछ है? उसने सोचा, और तांग यिन ने उसे भ्रमित देखकर पूछा, आप अपने आत्मिक हथियार का नाम नहीं जानते थे? उसने संदेह से पूछा, और वह कुछ शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। मुझे यह नहीं पता था। मैंने विभिन्न अभिलेख हॉलों से, यहां तक कि दिव्य सूर्य हॉल से भी पूछा, और उन्होंने केवल इतना कहा कि मेरे पास आध्यात्मिक हथियार है, कांस्य राजदंड, जो अपने प्रथम चरण में है। उसने जवाब दिया और तांग यिन ने सिर हिलाया। ये बात सही थी, ये स्थान उसकी दुनिया से भी निचली दुनिया होनी चाहिए। अपनी दुनिया में किसी भी आधे अधूरे मजबूत साधक की नजर से वे पहले से ही बता सकते थे कि आत्मा हथियार किस ग्रेड का था, और कुछ शोध के साथ वे इसका असली नाम खोज सकते थे। लेकिन इस जगह पर यह एक जैसा नहीं होना चाहिए। तांग यिन मुस्कुराया और उसे थोड़ा और आश्वस्त किया। यदि वह अभी भी किसी ऐसी दुनिया में होता जो उसकी दुनिया के समान ही होती, ये सचमुच परेशानी भरा होगा। ये सच है कि यह कांस्य राजदंड के समान है, लेकिन ये कई मायनों में भिन्न है। यदि आपको कभी उच्च स्तरीय ग्रेड स्टोन द्वारा परीक्षण करने का मौका मिले, तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में आपका आध्यात्मिक हथियार बहुत खास है। तांग यिन ने उससे अपनी नजर हटाए बिना कहा। वह उच्च स्तरीय ग्रेड स्टोन के नामकरण पर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपकी दुनिया में मौजूद है और आम है, लेकिन बेहद उपयोगी है। क्या ये यहाँ मौजूद है? उसने सोचा। तब वह थोड़ी हैरान हुई। एक उच्च स्तरीय ग्रेड पत्थर, केवल महान संप्रदायों में ही ऐसी बात होती है, उसने आश्चर्य से कहा, और फिर तांग यिन ने सिर हिलाया। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वे अस्तित्व में थे तो यह अच्छी बात थी। कम से कम इसका मतलब यह है कि वह इस दुनिया में इतना खोया हुआ नहीं रहेगा। अभी तो ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपका आत्मिक हथियार अभी निष्क्रिय है, और इसे जागृत करने के लिए आपको 2 कार्य पूरे करने होंगे: अपने प्रयास से 1000 स्वर्ण सिक्के अर्जित करना, और अपनी पहली आत्मिक हड्डी प्राप्त करना। आपको बस इतना ही करना है, और फिर आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तांग यिन ने दृढ़ता से कहा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से मुस्कुराए और उसे प्रणाम किया। मुझे ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यंग मास्टर, ये बहुत मददगार है। उसने बड़ी खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसके खूबसूरत सफेद दांत दिख रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए, ये समझने के लिए वह खुद को इतना अपमानित कर रही थी कि वह कृषक बनना छोड़ने वाली थी। लेकिन यह उसका जुनून था, वह कैसे हार मान सकती थी? और यहाँ कोई आया जिसने उसे बचाया और उसे यह बहुमूल्य जानकारी भी दी। यह स्वर्ग से एक आशीर्वाद था, कम से कम उसने ऐसा सोचा था। तांग यिन फिर मुस्कुराया और उसकी ओर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप यहाँ शिकार करने आए हैं या कुछ प्राचीन बांसों की तलाश करने आए हैं? उसने पूछा, और उसने सिर हिलाया। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि एक बार मेरे दादाजी इस जगह से गुजरे थे, और उन्हें एक प्राचीन आध्यात्मिक बांस का जंगल मिला था, जो लगभग 100 साल पहले था। चूंकि वे कृषक नहीं हैं, इसलिए वे इस स्थान पर वापस नहीं आए, और वे बाहर से किसी को काम पर नहीं रखना चाहते थे।
क्योंकि वे बांस लेकर जा सकते थे। इसलिए जब मैंने अपना आध्यात्मिक हथियार जगाया और खेती शुरू की, तो वे चाहते थे कि मैं इस उम्मीद में खेती करूं कि किसी दिन मैं आकर इस स्थान को ढूंढ सकूं और फिर हम प्राचीन बांस से बने कुछ उत्पाद बेच सकें। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन बांस वास्तव में महंगा है। उसने यहाँ जो कुछ कर रही थी, उसके बारे में यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत समझाते हुए कहा। संक्षेप में, वह बेचने के लिए प्राचीन आध्यात्मिक बांस की तलाश में आई थी। व्यापारियों की बेटी होने के नाते ये सामान्य बात थी, लेकिन किसी कारण से तांग यिन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि वे लोग उससे अधिक पैसा चाहते थे। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा लगाए बिना इस स्थान पर भेजना। इससे ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें केवल पैसा चाहिए था और उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। तांग यिन इसमें नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इस स्थिति में उसके लिए कुछ भी न कहना सचमुच कठिन था। वह कुछ ऐसा कहना चाहता था, मिस, आपका परिवार आपका इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि वे अमीर बन सके, क्या आप नहीं समझती? लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब वह इस तरह सोच रहा था, तभी हुआंग फे फे असहाय होकर मुस्कुराए और उसने अपने पैर उठाए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे जंगली जानवरों के कई झुंड मिले। वे जानते हैं कि मैं स्पिरिट एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे इस तरह क्यों भेजा। उसने असहाय होकर कहा और अपने पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। तांग यिन ने फिर उसकी ओर देखा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगर वह खुद ही इसका पता लगा ले तो और भी अच्छा होगा। वह असहाय होकर सोचने लगा और शेर के मांस के टुकड़े पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। यहाँ, इसे आजमाएं। भले ही यह रात के शेर का मांस हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका स्वाद अच्छा है। उसने कहा और खाना शुरू कर दिया। फिर उसने भी ऐसा ही किया। अब जब वह दुखी थी तो वह केवल यही कर सकती थी। जैसे ही उसने निवाला खाया, वह उसके स्वाद से आश्चर्यचकित हो गई। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, उसने सोचा। भोजन से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी, तथा इसका स्वाद भी उससे कहीं बेहतर था। क्या उसे वह रात याद नहीं थी जब शेर के मांस का स्वाद भयानक था? यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? उसने सोचा। और तांग यिन मुस्कुराया। हे, शेखी बघारने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक बेहतरीन शेफ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दूसरा टुकड़ा खा लिया। फिर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और सिर हिलाया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर इतना अच्छा खाना बनाएगा, ये स्वादिष्ट है, उसने कहा और अधिक खाना शुरू कर दिया। इसके बाद तांग यिन और अधिक मुस्कुराए, हालांकि वह उसके चेहरे पर लगी पट्टियों के कारण उसे देख नहीं सकी। उन्होंने सोचा कि एक खूबसूरत महिला द्वारा प्रशंसा पाना हमेशा अच्छा लगता है, और इसलिए उन्होंने वे घंटे यहाँ वहाँ कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हुए खाने और हंसने में बिताए। उसके बाद वे दोनों बांसों के बीच लेटकर सो गए। हालांकि यह आरामदायक नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक बुरी रात नहीं थी।